हेलो एवरीवन, मैं अंशुमन सिंह। इजी मेंटोर्स के प्लेटफॉर्म पर अपने सभी एस्पिरेंट्स का मैं स्वागत करता हूं और इस सेशन में मैं इंडियन इकोनॉमी के एक बहुत बड़े रिसेंट डेवलपमेंट का डिस्कशन आपके सामने शेयर करूंगा, जिसको गवर्नमेंट सेकेंड जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के तौर पे प्रेजेंट कर रही है। अभी कुछ महीने पहले, इनफैक्ट कुछ दिनों पहले, आपने देखा होगा कि इंडिया के जीएसटी फ्रेमवर्क में कई तरीके के चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो ये सभी चेंजेस क्यों लाए गए हैं? इनका क्या पॉसिबल इम्प्लीकेशन हो सकता है? क्या इनका प्रभाव, संभावित प्रभाव हो सकता है ओवर गवर्नमेंट, ओवर कंज्यूमर्स? इन तमाम मुद्दों पर हम अगले कुछ समय में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन को करने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ कि हमारी टीम, इजी मेंटोर्स की टीम, आपके कमिंग फ्यूचर के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के फाउंडेशन बैचेस को लेकर आ रही है। साथ ही साथ आपके जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन की जो बेसिक गाइडलाइन मानी जाती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की प्रिपरेशन को भी एक एफिशिएंट प्रिपरेशन के तौर पर एंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि आपको कोई एक प्रॉपर गाइड की ज़रूरत हो, एक प्रॉपर गाइड का सपोर्ट मिले। उस गाइड का रोल हम परफॉर्म करने के लिए उत्सुक हैं और एनसीईआरटी का एक सेपरेट बैच भी लेकर हम आपके सामने आएँगे और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए हमारे ईज़ी मेंटोर्स की टीम के साथ जुड़ेंगे। तो दोस्तों, आइए हम अपने डिस्कशन को शुरू करें। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म इन जीएसटी ये कोई बहुत एक टेक्निकल टर्म नहीं है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, गवर्नमेंट ने प्रेज़ेंट किया है, सिर्फ़ इस वजह से कि इंडिया के जीएसटी फ्रेमवर्क में जो चेंजेज़, जो परिवर्तन किए गए हैं, वो चेंजेज़ कितने ज़रूरी थे, उनका क्या इम्पैक्ट कंज़्यूमर्स या उपभोक्ताओं के जीवन पे पड़ सकता है। इन तमाम इम्पैक्ट या प्रभावों से देश की आम जनता अवेयर हो जाए, परिचित हो जाए और अपने किए गए इस एक एफ़र्ट या प्रयास को लोगों तक पहुँचाने के लिए सरकार ने ये शब्द का प्रयोग करना शुरू किया है, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। दूसरी बात ये आती है कि ये सेकंड जनरेशन ही शब्द क्यों प्रयोग किया जा रहा है? क्यों नहीं थर्ड जनरेशन, क्यों नहीं फोर्थ जनरेशन? तो इसका जवाब हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि 2017, 1 ऑफ जुलाई 2017 को जब इंडिया में जीएसटी का फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद 2025 में पहली बार ऐसा हुआ है जब जीएसटी के जो पिछले लगभग 8 सालों से चले आ रहे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविजंस या प्रावधान थे, उनको 2025 में बदला गया है। और 2025 के बाद का जो जीएसटी फ्रेमवर्क होगा, वो 8 साल से चले आ रहे अपने पहले फ्रेमवर्क की तुलना में थोड़ा अलग होगा। और चूँकि ये एक दूसरे तरीके का फ्रेमवर्क है, दूसरे तरीके के फ्रेमवर्क कहने का मतलब ये नहीं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा अरेंजमेंट, पूरा सेटअप ही चेंज कर दिया गया है। सेटअप जीएसटी का वही है, कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस में फेरबदल किए गए हैं और इसलिए चूँकि ये काम पहली दफ़ा किया गया है, इसलिए ये नाम सरकार ने रखा है सेकंड जनरेशन। पहला जनरेशन 2017 में जो ओरिजिनल जीएसटी लॉन्च किया गया, उसको फर्स्ट जनरेशन, और 2025 में जो चेंजेस लाए जा रहे हैं, उनके लिए सरकार ने शब्द प्रयोग किया है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स के तौर पे क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं? उन चेंजेस का क्या असर पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर और कंज्यूमर्स के ऊपर? इस पूरे डिस्कशन को बेहतर तरीके से आप तभी समझ पाएँगे, जब आपके पास ये आइडिया हो कि जीएसटी जैसा एक सेटअप इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी था? 2017 में जीएसटी को आखिर क्यों लाया गया? और जीएसटी के इस फ्रेमवर्क को किस तरीके से एक प्रयास या एफर्ट माना जा सकता है टैक्स रिफॉर्म का, कर सुधार का? जब इन बेसिक आइडियाज़ से आप फ़ैमिलियर होंगे, तब जाके इस सेकंड जनरेशन रिफॉर्म और इसके डिसीज़न को और बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। तो आइए देखते हैं कि जीएसटी का ये जो सब्जेक्ट है, ये
ये कितना इम्पोर्टेंट है या इसको किस तरीके से समझा जाए? जैसा मैंने बताया कि 2017 में इन द ईयर ऑफ 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने प्रयासों से बाय फॉलोइंग 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जीएसटी के फ्रेमवर्क को लॉन्च किया। और ये जीएसटी का फ्रेमवर्क दूसरे किसी टैक्स की तरह सिर्फ एक नए टैक्स की शुरुआत ही नहीं थी। बजाय इसके आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जीएसटी का आना, ऐसा माना जाता है कि ये इंडिया के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का एक स्ट्रक्चरल एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है या रहा है। हिंदी में कहा जाए तो संरचनात्मक परिवर्तन जीएसटी को माना जाता है। भारत के अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम या अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का ये संरचनात्मक सुधार माना जाता है जीएसटी का फ्रेमवर्क। प्रश्न उठता है कि क्यों? तो इसको आप दो तरीके से बता सकते हैं। जीएसटी के आने की वजह से भारत में पिछले लगभग 65 सालों से इनडायरेक्ट टैक्सेस या अप्रत्यक्ष करों का जो एक स्ट्रक्चर चला आ रहा था, वो स्ट्रक्चर ही पूरी तरीके से बदल गया है। क्या स्ट्रक्चर चला आ रहा था? तो इंडिया में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस 2016 तक एप्लीकेबल थे, लागू थे, उन सभी को हम सेंट्रल और स्टेट लेवल इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे बांट कर पढ़ते थे। सेंट्रल लेवल इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजाइन किया हो, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेकर, जिन टैक्सेस का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही हो। स्टेट लेवल टैक्सेस का मतलब जिनकी डिजाइनिंग स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू किया है। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब मैं राज्य की विधायिका की बात कर रहा हूं। और जिन टैक्सेस का कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हो, जैसे कि सेल टैक्स, बिक्री कर, वैट, इन सबको स्टेट लेवल का इनडायरेक्ट टैक्स माना जाता था। जबकि कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, इनको हम सेंट्रल लेवल यानी केंद्र स्तरीय अप्रत्यक्ष कर कहते थे। जीएसटी ने इस पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। जीएसटी आने के बाद अब इंडिया में पूरे पैन इंडिया लेवल पर किसी भी वस्तु या सेवा की सप्लाई या आपूर्ति में सिर्फ एक तरीके के इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कर का वजूद या एग्जिस्टेंस बना हुआ है, और उस इनडायरेक्ट टैक्स का नाम है जीएसटी। जैसे ही किसी प्रोडक्ट की सप्लाई या आपूर्ति की जर्नी, यात्रा शुरू होती है, जिसकी शुरुआत हम प्रोडक्शन से मानते हैं, तो प्रोडक्शन से लेकर उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर तक, बिक जाने तक, जो पूरी जर्नी होगी सप्लाई की, उस पूरी जर्नी में उस प्रोडक्ट के साथ-साथ जीएसटी का जो भी टैक्स है और टैक्स की जो भी रेट है, वो उस प्रोडक्ट के साथ चलती रहेगी। और ऐसा माना जाता है कि इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कर होने के नाते जीएसटी का एक्चुअल पेमेंट जो उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर या उपभोक्ता होगा, वो करेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर में जीएसटी जैसा इतना बड़ा चेंज 2017 में गवर्नमेंट ने क्यों किया? तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब हम टैक्स रिफॉर्म या कर सुधार की बात करते हैं, तो कर सुधार या टैक्स रिफॉर्म के दो सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव, दो सबसे बड़े, मैं कह सकता हूं कि फ्रेमवर्क्स पढ़े जाते हैं। और वो दो फ्रेमवर्क कुछ ऐसे हैं कि सरकार टैक्स रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन को जितना हो सके सिंपल, फ्लेक्सिबल बनाए, ताकि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को आसानी से समझ पाए, गलतियां होने के चांसेस कम हो। और दूसरा, टैक्स रिलेटेड जो रेट्स, कर की जो दरें हैं, उसको जितना हो सके कम से कम रखा जाए, ताकि टैक्स को पे करने का ज्यादा बर्डन लोगों के ऊपर ना महसूस हो। और ये दो काम कर कर सरकार की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स सिस्टम से जोड़ा जाए। और ज्यादा से ज्यादा लोग जब टैक्स का पेमेंट करेंगे, तो सरकार का जो कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू है, वो बढ़ेगा। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी को भी लॉन्च किया गया 2017 में। जब कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की बजाय किसी प्रोडक्ट की सप्लाई में सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स लागू होगा,
तो ऑब्वियस सी बात है कि करों का भार कंज्यूमर के ऊपर गिरेगा। जब कई सारी टैक्सेस की बजाय सिर्फ एक ही टैक्स की व्यवस्था होगी, तो कर संबंधी नियमों को फॉलो करने का जो बर्डन है, वो भी हल्का होगा और आसानी से हर एक व्यक्ति अपनी कर संबंधी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा टैक्स सिस्टम में। इसलिए जीएसटी को लॉन्च करने का डिसीजन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डिसीजन माना जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म का या अप्रत्यक्ष कर सुधार का। ये तो एक बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब एक बार जीएसटी को लाकर सरकार ने टैक्स रिफॉर्म या कर सुधार जैसी कोशिश ऑलरेडी 2017 में कर रखी थी, तो फिर से कुछ नए फ्रेमवर्क्स को लाने की क्या जरूरत पड़ गई 2025 में? तो देखिए दोस्तों, जब हम कर सुधार या टैक्स रिफॉर्म की बात करते हैं, तो टैक्स का विषय कैसा है? वो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट की जब एक कोई पॉलिसी की हम बात करते हैं, तो पॉलिसी किसके लिए है? मार्केट के लिए है, बाजार के लिए है, समाज के लिए है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी भी मार्केट या समाज की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय बदलने के साथ-साथ हर एक सोसाइटी या मार्केट का कैरेक्टर बदलते रहता है। नए तरीके के कॉन्सेप्ट मार्केट में आते रहते हैं, नए तरीके की चुनौतियाँ बाज़ार में आती रहती हैं, नए तरीके के अवसर बाज़ार में आते रहते हैं। और इसका मतलब ये है कि सरकार को भी अपनी पॉलिसीज़ में जो भी आवश्यक परिवर्तन हैं, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेज़ होने चाहिए, उन चेंजेज़ को करना ही करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हम जीएसटी की बात करते हैं, तो जब इंडिया का जीएसटी फ्रेमवर्क 2017 में लाया गया, तो इस जीएसटी फ्रेमवर्क के ओरिजिनल प्रोविजंस को अगर हम देखें, मूल प्रावधानों को यदि देखा जाए, मूल प्रावधानों को, तो वो मूल प्रावधान कुछ ऐसे थे कि 4 तरीके के स्लैब्स को सरकार ने फाइनलाइज़ किया था। 4 स्लैब्स में 5, 12, 18 और 28% की बात की जाती थी। यानी जितने भी प्रोडक्ट्स की सप्लाई इंडिया के मार्केट में होगी, उन प्रोडक्ट्स पे, वो प्रोडक्ट चाहे कोई वस्तु हो या सेवा हो, चाहे कोई गुड हो या कोई सर्विस हो, उन प्रोडक्ट्स पे इन्हीं चारों में से कोई एक ना एक जीएसटी की रेट एप्लीकेबल होते हुए आप आसानी से देखते भी होंगे पिछले 8 सालों से। और इनके साथ-साथ ये भी गवर्नमेंट ने, और मैं कह सकता हूँ कि जीएसटी फ्रेमवर्क की जो सबसे बड़ी निर्णायक संस्था है जीएसटी काउंसिल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जीएसटी काउंसिल ने मिलकर पार्लियामेंट के अप्रूवल के थ्रू कई ऐसी व्यवस्थाओं को भी बनाया था कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और ऐसे प्रोडक्ट जो देश की तरक्की के लिए बहुत आवश्यक हैं, उन पर निल जीएसटी रेट की भी व्यवस्था रखी गई थी। निल जीएसटी का मतलब हुआ 0% जीएसटी। लेकिन उसके साथ-साथ जो नॉर्मल जीएसटी की रेट्स थी, वो 4 स्लैब्स में बाँटी गई थी। अब ये जो प्रोविज़न इंडिया ने अपने जीएसटी व्यवस्था में शुरू किया 4 स्लैब का, इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके साथ-साथ शुरुआत के 5 सालों तक कंपेंसेशन सेस की व्यवस्था को भी भारत में लागू रखा गया। क्षतिपूर्ति उपकर की व्यवस्था, जो कि एक्स्ट्रा इम्पोज़ किया जाता था, विशेष तौर पर उन वस्तुओं के ऊपर जो 28% जीएसटी स्लैब में शामिल। तो 28% जीएसटी प्लस ऊपर से कंपेंसेशन सेस, ऐसा माना जाता था कि क्यूमुलेटिव बर्डन टैक्स का, जीएसटी का, वो 40% तक पहुंचता था कुछ गिनी-चुनी वस्तुओं के लिए जो 28% के जीएसटी स्लैब में शामिल थी। अब ये कैसे तय किया गया होगा कि किस वस्तु पर कितना जीएसटी रखा जाए? क्या 5% रखा जाए या 12% रखा जाए या कितना रखा जाए? तो फ्रेमवर्क या कैरेक्टर सरकार ने और जीएसटी काउंसिल ने, जीएसटी परिषद ने जो कैरेक्टर एडॉप्ट किया, वो ये था कि जो वस्तु बहुत ज़्यादा फंडामेंटल कैरेक्टर की होगी, मास कंजम्पशन की जो वस्तु होगी, बहुत ज़्यादा उपयोगिता की वस्तु होगी, उस पे बहुत कम से कम जीएसटी,
और जो वस्तु बहुत विलासिता युक्त होगी, लग्ज़रियस कैरेक्टर की होगी और जिसका प्रभाव सराउंडिंग या समाज पे नकारात्मक होगा, जैसे अल्कोहल। हालाँकि अल्कोहल तो जीएसटी में शामिल ही नहीं है, समझाने के लिए मैंने अल्कोहल की बात कही। उन पर उतना ज़्यादा जीएसटी रेट। ये फ्रेमवर्क फ़ॉलो करते हुए अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं पर इन्हीं चारों में से कोई एक ना एक जीएसटी की रेट तय की गई। अब 8 सालों का एक्सपीरियंस इंडिया के जीएसटी का ये कहता है कि अगर हम इंडिया के अगर हम इंडिया के जीएसटी फ्रेमवर्क को अगर हम इंडिया के जीएसटी प्रावधान को विश्व के सफलतम विश्व के सफलतम जीएसटी मॉडल्स के साथ कंपेयर करें, जैसे कि फ्रांस का जीएसटी मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल माना जाता है, विश्व का पहला ऐसा देश भी माना जाता है जिसने जीएसटी के कॉन्सेप्ट को शुरू किया। तो सफलतम जीएसटी मॉडल वाले देशों की तुलना में भारत के जीएसटी मॉडल का आलोचना इस आधार पर होता रहा कि जो इंडिया के जीएसटी का मैक्सिमम रेट 28% का, वो काफ़ी ज़्यादा है वो काफ़ी ज़्यादा है सफलतम जीएसटी मॉडल्स के मैक्सिमम रेट की तुलना में, जो लगभग 18% का होता रहा। यानी कि लगभग 10% का गैप आपको देखने को मिल रहा है इंडिया के मैक्सिमम जीएसटी स्लैब और अन्य सफलतम जीएसटी मॉडल वाले देशों के मैक्सिमम जीएसटी स्लैब की तुलना में। अब अगर टैक्स का रेट इतना ज़्यादा है, इतना बर्डन ज़्यादा है, 28% तक जीएसटी वसूलने की व्यवस्था अगर है, तो इससे समस्याएं क्या आएंगी? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस जीएसटी की हम बात कर रहे हैं, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। और इनडायरेक्ट टैक्स होने की वजह से जो जीएसटी का नेचर होगा, वो रिग्रेसिव नेचर पढ़ा जाता है या माना जाता है। यानी हिंदी में कहूं तो प्रतिगामी प्रकृति। जीएसटी या प्रतिगामी रिग्रेसिव या प्रतिगामी प्रकृति का मतलब ये है कि जीएसटी टैक्स का जो लार्जर बर्डन है, अत्यधिक भार, वो हमेशा समाज के लोअर इनकम ग्रुप पे पड़ेगा, न्यूनतम आय वर्ग के लोगों पर पड़ेगा, हाई इनकम ग्रुप की तुलना में। कैसे? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं, उदाहरण के तौर पे जीएसटी, वो वस्तुओं के या सेवाओं के मूल्यों पर लगाए जाते हैं। हर उपभोक्ता के लिए वस्तु या सेवा का मूल्य तो एक ही होगा, लेकिन सारे उपभोक्ता एक ही इनकम लेवल के नहीं होंगे। कोई बहुत धनवान होगा, कोई बहुत कम पैसे वाला होगा, लेकिन सभी कंज्यूमर को पेमेंट तो एक ही करना है प्रोडक्ट का। इसलिए उस प्रोडक्ट की वैल्यू पर जो जीएसटी या टैक्स लगा है, इनडायरेक्ट टैक्स, उसको पे करने का ज़्यादा बर्डन उस कंज्यूमर को महसूस होगा जो लोअर इनकम ग्रुप का है। ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं रिग्रेसिव कैरेक्टर, जो जीएसटी का कैरेक्टर माना जाता है। केवल जीएसटी नहीं, किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स का कैरेक्टर रिग्रेसिव माना जा सकता है। तो एक रिग्रेसिव कैरेक्टर का टैक्स जिसका मैक्सिमम रेट 28% इंडिया में है, ये काफ़ी ज़्यादा है सक्सेसफुल जीएसटी मॉडल के देशों की तुलना में। इसके साथ-साथ हम ये भी पाते हैं कि इंडिया के जीएसटी फ्रेमवर्क में 4 स्लैब्स की बात की गई है और ये भी अपने आप में एक बहुत जटिल व्यवस्था मानी गई, क्योंकि सफलतम जीएसटी देशों में अगर हम देखें तो सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब्स की व्यवस्था बनी रही है। उसकी तुलना में 4 स्लैब का होना ये एक जटिल प्रणाली मानी जा सकती है। तो इन इन समस्याओं की वजह से जो मैंने आपके सामने रखा, इंडिया के जीएसटी फ्रेमवर्क में और बेहतर सुधार करने की डिमांड या मांग हमेशा से पिछले 8 सालों से लगातार बनी रही है। और उन्हीं मांग को संतुष्ट करने के लिए, इन्हीं डिमांड्स को संतुष्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2025 के समय सेकेंड जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। और इस सेकेंड जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में जो 2 समस्याएं जीएसटी को लेकर मैंने आपके सामने बताई हैं, इंडिया के जीएसटी फ्रेमवर्क को लेकर, उन्हीं दोनों समस्याओं को सेकेंड जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के नाम पर
रिज़ॉल्व किया गया है या उन समस्याओं का निवारण करने की कोशिश की गई है। सेकंड जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में 2 सबसे बड़े जो डिसीज़न लिए गए हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला डिसीज़न ये रखा गया है कि जो 4 स्लैब हुआ करते थे जीएसटी के, इनकी संख्या को घटाकर अब 2 स्लैब में कन्वर्ट किया गया है। कैसे ये कन्वर्जन हुआ है? तो 28% और 12% के जो स्लैब हुआ करते थे, इनको सरकार ने और जीएसटी काउंसिल ने समाप्त कर दिया है। देखिए, मैं बार-बार जीएसटी काउंसिल शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया के जीएसटी फ्रेमवर्क की जो मुख्य निर्णायक संस्था है, मेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, वो जीएसटी काउंसिल है, जिसका ज़िक्र आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279 ए में पाएँगे। तो जीएसटी काउंसिल ने नंबर ऑफ स्लैब्स को 4 से कम करके 2 पे किया है। अब सेकंड जनरेशन रिफॉर्म के बाद जो 2 स्लैब बचे हैं इंडिया के जीएसटी फ्रेमवर्क में, वो 5% है और 18%। अब आप ये पाएँगे कि किसी भी कमोडिटी या किसी भी वस्तु या सेवा पर या तो 5% जीएसटी एप्लीकेबल होगा या 28%। इनके अलावा एक डिसीजन क्या लिया गया है कि जो वस्तुएं सिंह कैरेक्टर की होंगी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पाप वस्तुएं, जिनका नकारात्मक प्रभाव हमारे सोसाइटी पे पड़ता है, और इनके साथ साथ लग्जरियस कमोडिटीज या विलासिता युक्त वस्तुएं, इनके ऊपर इंटेंशनली जानबूझकर 40% तक का जीएसटी बर्डन फाइनलाइज किया गया है। 40% तक का जीएसटी बर्डन फाइनलाइज किया गया है। और ये सारे डिसीजन इसलिए लिए गए हैं ताकि जो मेजॉरिटी कंज्यूमर सेक्शन है भारत का, जो एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग भारत का है, वो जीएसटी के कम से कम बर्डन की सुविधा का लाभ उठाए और बहुत लग्जरियस कमोडिटीज के गिने चुने जो टॉप इनकम ग्रुप के कंज्यूमर्स हैं, उन पर थोड़ा बहुत जीएसटी का एक्स्ट्रा बर्डन भी रहता है। तो चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, तो वो मैनेज चीजों को कर सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये 12 और 28% के स्लैब को कम करने का या खत्म करने का क्या असर कंज्यूमर्स पे पड़ेगा और सरकार पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, चूंकि ये डिसीजन अभी कुछ महीने पहले ही लिया गया, कुछ दिनों पहले लिया गया है इनफैक्ट, तो इस डिसीजन का इम्पैक्ट कंज्यूमर और सरकार पर क्या पड़ेगा, इसको लेकर कोई बहुत श्योर शॉर्ट कमेंट दे पाना अभी की स्थिति में बहुत मैं कह सकता हूं कि रिस्कियर और जल्दबाजी भरा निर्णय होगा। इसलिए हम संभावनाओं की बात करेंगे कि क्या चीजें हो सकती हैं। उन संभावनाओं को जानने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे वस्तुएं और सेवाएं जो कि मास कंजम्पशन और बहुत फंडामेंटल यूज की वस्तुएं मानी जाती हैं, जैसे पेंसिल, एजुकेशन से जुड़ी हुई सर्विसेज, इंश्योरेंस, इन सब पर जीएसटी की निल रेट का डिसीजन भी सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म में घोषित किया गया है। जितने भी इंश्योरेंस हैं, एजुकेशन से जुड़ी हुई जो सामग्रियां हैं, पेन, पेंसिल, रबड़, इन सब पर 0% जीएसटी रेट का या निल जीएसटी रेट का भी फैसला लिया गया है। और दूसरा फैसला क्या लिया गया? 2 स्लैब्स 12 और 28% इनकी व्यवस्था को समाप्त करना। तीसरा बड़ा फैसला क्या लिया गया है कि कुछ लग्जरियस और सिंह कैरेक्टर की वस्तुओं पर 40% तक का बर्डन। तो इन तमाम लिए गए निर्णयों का कंज्यूमर्स पर अगर हम प्रभाव देखें दोस्तों, तो कह सकते हैं कि एक बड़ा हिस्सा कंज्यूमर्स का ऐसा होगा जो कि इन डिसीजंस से काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होगा। और जो मध्यम आय वर्ग देश का है और जो निम्न आय वर्ग देश का है, उसके हितों को, उसके इंटरेस्ट को सिक्योर करने का ये निर्णय है। इसमें किसी बात का कोई डाउट नहीं है, ये कॉन्क्लूजन हम दे सकते हैं। रही बात सरकार की, तो निश्चित तौर पर 2 स्लैब खत्म करना, ज्यादातर वस्तुएं जिनके ऊपर 12% का स्लैब था, उनको 5% के स्लैब में ले आना, ज्यादातर वस्तुओं में ये चेंजेस देखे गए हैं।
5% के स्लैब वाली कई वस्तुओं पर 0% निल जीएसटी रेट की व्यवस्था को लागू किया गया है। ये तमाम सेकंड जनरेशन रिफॉर्म के जो डिसीजन हैं, कहा जा सकता है कि सरकार के एक्सचेकर यानी कि सरकार के राजस्व पर तो अपना असर डालेंगे। अनुमान ऐसा लगाया गया है कि सेकंड जनरेशन रिफॉर्म के लिए गए ये जितने भी निर्णय हैं, इनसे एनुअली राज्यों को लगभग 24-20 से 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने की संभावना है और इसीलिए राज्य सरकारें इन इन डिसीजंस को लेकर काफ़ी चिंतित भी थी। राज्य सरकारों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जीएसटी आने से पहले स्टेट लेवल इनडायरेक्ट टैक्सेस का कल्चर ऑलरेडी खत्म हो चुका है और जीएसटी में स्टेट जीएसटी का जो फ्रेमवर्क है उसके ज़रिए राज्य सरकारों को राजस्व मिलता है। लेकिन अगर 2 स्लैब हटा दिए गए हैं और कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की रेट 5 से घटाकर 0, 12 से घटाकर 5% की गई है, तो कहीं न कहीं राज्यों के राजस्व पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। यही वजह है कि इस डर की वजह से कई राज्य सरकारें शुरुआती दिनों में सेकंड जनरेशन रिफॉर्म के डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं पाई गई। हालाँकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात में इस पूरे प्रोसेस में राज्यों को ये एश्योर किया है कि हम आपके फाइनेंशियल बर्डन को भी साझा करेंगे। इस दिशा में राज्यों की डिमांड ये भी रही सेकंड जनरेशन रिफॉर्म के निर्णयों को लेकर कि जो हमें रेवेन्यू लॉस होगा उसको साझा करने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए जो 5 सालों तक 2017 से 2022 तक कंपेंसेशन सेस की व्यवस्था को केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल ने लागू रखा। राज्यों की मांग रही है कि कंपेंसेशन सेस की व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया जाए। हालाँकि इस विषय पर अभी तक कोई एक फैसला जीएसटी काउंसिल की ओर से नहीं लिया गया है। लेकिन चूँकि राज्यों की ये मांग रही है इसलिए मैंने बताया। अ, उसके साथ-साथ अ, एक दूसरा पक्ष ये भी कहता है अपनी विचार रखता है, अपना अपना ओपिनियन रखता है कि 12% और 28% के जो स्लैब हटाए गए हैं, वो सही मायने में बहुत ज़्यादा असर राज्यों के राजस्व पर नहीं डालेंगे क्योंकि इन दोनों स्लैब्स का टोटल जीएसटी रेवेन्यू में जो हिस्सेदारी था वो लगभग 20% का था। 80% का कंट्रीब्यूशन 5 और 18% के स्लैब से सरकारों को मिलता रहा। तो जो मेजॉरिटी शेयर रेवेन्यू में जिस स्लैब का रहा है, वो स्लैब्स तो अभी भी बरकरार रखे गए हैं। ऐसा ओपिनियन एक पक्ष, एक एक्सपर्ट्स का एक पक्ष देता रहा है सेकंड जनरेशन रिफॉर्म के इन निर्णयों को लेकर। इसके साथ-साथ ये भी कहा है कई एक्सपर्ट्स ने कि राज्य सरकारों के पास अभी भी पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट्स पर राज्य स्तरीय कर लगाने की व्यवस्था या अधिकार उनके पास मौजूद है, क्योंकि ये 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अभी भी जीएसटी दायरे से बाहर हैं। तो कई एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि अगर राज्य सरकारों को सेकंड जनरेशन रिफॉर्म के डिसीजन से अगर कोई लॉस होता है, तो राज्य सरकारें वो अपने इस एग्जिस्टिंग अ सेटअप का प्रयोग करके स्पेशली अल्कोहल, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोडक्ट्स पर जो एग्जिस्टिंग स्टेट लेवल टैक्स का कैरेक्टर सेटअप बना हुआ है, उसका रेट बढ़ाकर वो अपने रेवेन्यू लॉस को कंपेंसेट कर सकती हैं। इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि रैशनल तर्क ये भी दिया गया है कई एक्सपर्ट्स के द्वारा स्टेट्स के होने वाले संभावित रेवेन्यू लॉस को लेकर कि ये कोई बहुत बड़ा विषय राज्यों के सोचने का नहीं होना चाहिए क्योंकि जीएसटी आ जाने के बावजूद भी संविधान का अनुच्छेद 246 का आर्टिकल 246 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज भी स्टेट्स को ये पावर दे रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो किसी भी स्टेट लेवल के सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई स्टेट लेवल का टैक्स शुरू कर सकते हैं और अगर स्टेट्स ऐसा करने लगे तो फिर जीएसटी का जो पर्पज है दोस्तों वो कहीं ना कहीं डिफीट होगा क्योंकि जीएसटी का मेन उद्देश्य या मोटिव ही है वन नेशन वन टैक्स। लेकिन चूंकि राज्यों को अधिकार 246 ए के तहत अभी भी मिला हुआ है, क्यों मिला हुआ है? क्योंकि फेडरलिज्म या संघवाद भारत के संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको किसी भी सूरत में खत्म नहीं किया जा सकता।
तो घूम फिर कर बात ये आती है कि सेकंड जनरेशन रिफॉर्म के इन सभी डिसीजंस को लेकर हमारा कमेंट या विचार क्या होना चाहिए। तो हम ये कमेंट दे सकते हैं कि सेकंड जनरेशन रिफॉर्म नो डाउट निस्संदेह तौर पर उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए एक निर्णय है, लिए गए एक सुधार संबंधी निर्णय है, या अगर मैं इसे कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ ये रिफॉर्म रिलेटेड मेजर्स हैं, जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। और रही बात राज्यों के और केंद्र सरकार के रेवेन्यू लॉस की ड्यू टू दीज डिसीजंस ऑफ सेकेंड रिफॉर्म, तो इस विषय को लेकर अभी चूंकि हमारे पास कोई एम्पेरिकल एविडेंस ऐसा नहीं है जिसको रेफर करके हम कहें कि हाँ सही मायने में बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस झेलने को पड़ा है सरकारों को, ये आने वाले भविष्य में इस विषय पर हम कमेंट दे सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जीएसटी के सेकंड जनरेशन रिफॉर्म का डिसीजन पूरे जीएसटी सब्जेक्ट को बेहतर बनाने का एक प्रयास है, और ये प्रयास तभी फ्रूटफुल होगा जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेशन, सहयोग के साथ किसी भी एक जरूरी संशोधन या अमेंडमेंट को एग्जीक्यूट करते रहेंगे। और अगर किसी डिसीजन या निर्णय में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम देखी जाती है, तो उस प्रॉब्लम को दोनों के दोनों सरकारें एक साथ मिलकर एक जॉइंट स्ट्रेटजी के साथ अगर टैकल करती रहें, तो निस्संदेह निश्चित तौर पर जीएसटी का ये पूरा सब्जेक्ट इंडिया के लिए आने वाले भविष्य में एक बहुत सक्सेसफुल टैक्स रिफॉर्म रिलेटेड एफर्ट्स के तौर पर मैं कह सकता हूं कि स्थापित हो सकता है, इस्टेब्लिश हो सकता है। तो दोस्तों, ये सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म के विषय पर मेरी तरफ से एक चर्चा थी। उम्मीद करता हूं कि इस चर्चा को सुनने के बाद जीएसटी रिलेटेड सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म का डिसीजन, इसका मकसद, इसके असर के बारे में ज़रूर आपका नॉलेज एनरिच हुआ होगा, आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। अगर आप इस सेशन को लेकर कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो को देखते वक्त इसके कमेंट बॉक्स बॉक्स में भी आप अपनी क्वेरी रेज़ कर सकते हैं, या अपनी क्वेरी रेज़ करने के लिए अगर आप चाहें तो हमारे ईज़ी मेंटोर्स के प्लेटफ़ॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। और ईज़ी मेंटोर्स के प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़कर आप इन कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए आप मुझसे और मेरी टीम के साथ जिस भी ज़रूरी मुद्दे पर आपको चीज़ें आवश्यक लगे, आपको रिक्वायरमेंट महसूस हो, यू कैन फ्रीली डिस्कस योर कंसर्न विथ मी। तो इस एक सेशन को अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वी शुड टर्मिनेट दिस सेशन हियर ओनली। और फिर से जाते-जाते मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे ईज़ी मेंटर्स टीम के साथ ज़रूर जुड़ें और आने वाले फाउंडेशन बैचेज़ का लाभ उठाएँ। Thank you so much. Wishing you all for a very good future.